हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुक हाइव एजुकेटर पर। तो हम लोग नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में आज जो है सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो हमारे जो आज के टॉपिक रहेंगे, एक तो हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। दूसरा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट को भी डिस्कस करेंगे। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो भी जलियांवाला बाग मैस्केयर या घटना कह लो, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर इन्हीं से रिलेटेड जो है सो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी डिस्कस करेंगे इसी में हम लोग, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन डिस्कस करेंगे। और दूसरा और चौथा जो एक पॉइंट होगा वो खिलाफत मूवमेंट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इस वीडियो के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो चलिए फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट जो है ये क्या है कि सर रॉलेट के रिकमेंडेशन के बाद, उसकी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में एक सेडिशन एक्ट बनाया गया। सेडिशन एक्ट, एक देशद्रोह कानून बनाया गया, सेडिशन एक्ट बनाया गया। और ये जो सेडिशन एक्ट है इसी का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। तो इस एक्ट की प्रॉब्लम क्या थी, इस एक्ट की प्रॉब्लम क्या थी कि इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर, केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है। कि अगर किसी के ऊपर भी सेडिशन का डाउट है, देशद्रोह का डाउट है, तो उसको गिरफ्तार कर सकते थे। और उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को ना तो वो लीगल एडवाइस ले सकता था, यानी ना वो वकील कर सकता था, और ना ही उसे अपील करने का अधिकार था, ना ही वो अपील कर सकता था। यानी कि आप कह सकते हो कि इस एक्ट ने लोगों के हेबियस कॉर्पस रिट को ही छीन लिया, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को ही छीन लिया इस एक्ट ने, रॉलेट एक्ट ने। तो इसीलिए इसे ब्लैक एक्ट नाम दिया गया, इसे काला कानून नाम दिया गया। इसका नाम पड़ा काला कानून, ब्लैक एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट जो है ब्लैक एक्ट के नाम से जाना गया, काला कानून के नाम से जाना गया। इसके बाद रॉलेट एक्ट के ही अंतर्गत जो है सो पंजाब के दो मेन लीडर थे। एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया रॉलेट एक्ट के ही अंतर्गत। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में, इस अरेस्ट के अगेंस्ट में, अमृतसर के, अगर हम बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा बुलाई गई, ठीक है। एक शांति सभा बुलाई गई अमृतसर के जलियांवाला बाग में। ये ठीक 13 अप्रैल 1919 की कहानी है, 13 अप्रैल 1919 की। देखो, कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि एक्चुअली ये कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने नहीं बैठे थे इस एक्ट के अगेंस्ट में। ये तो क्या है कि सिर्फ मतलब कि बैसाखी का दिन था, आप देख सकते हो 13 अप्रैल, तो ये बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, ऐसा भी माना जाता है, मतलब कि, ठीक है। लेकिन इसी में जो जनरल डायर की बात करें तो जनरल डायर ने इन लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, इन पर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए, ठीक है। तो इनके ऊपर फायरिंग कर दिया गया। और कहते हैं कि मतलब कि अगर जो कुछ भी ये घटना था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी भी बनाई गई जिसका नाम था हंटर आयोग। तो ये हंटर आयोग जो है, हंटर कमीशन, ये जलियांवाला बाग के अंदर जो भी घटना घटी थी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे बनाया गया था। तो एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर माने तो इस घटना में 300 लोगों की जान गई थी, ठीक है। लेकिन आईएनसी के रिपोर्ट की बात करें तो आईएनसी का रिपोर्ट कहता है कि इस घटना में 1000 लोगों की जान गई थी, ठीक है। जो कहते हैं कि जो बाग के अंदर एक कुआं था, तो लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए थे और वो कुआं पूरा ऊपर तक भर गया था, मतलब
और बहुत लोगों की तो सफोकेशन से ही उसमें मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जनरल डायर ने फायरिंग के ऑर्डर दे दिए इनके ऊपर। तो इसी को हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला बाग घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अगर हम डायर की बात करें, जनरल डायर की, तो इसको बाद में जाके जो है सो सरदार उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया था। सरदार उधम सिंह के द्वारा मारा गया था 1940 में। कई बार ये क्वेश्चन भी है कि डायर को किसके द्वारा मारा गया था, हु किल्ड जनरल डायर। तो जनरल डायर को सरदार उधम सिंह के द्वारा 1940 में मार दिया गया था। तो ये हमने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में जाना। और रॉलेट एक्ट इसी से रिलेटेड है, एक तरह से इसको रिलेट करोगे आप तो इसी तरह से रिलेट होगा। ठीक है, कि ये दो लीडर थे मेन, पंजाब के दो नेता जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये शांति सभा बुलाई गई 13, ये निहत्थे थे बिल्कुल, इनके पास कोई भी हथियार नहीं था और अंग्रेज़ों ने इन पर फायरिंग कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा चलिए अब खिलाफत के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में डिस्कशन करते हैं। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 तक। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन डिफिएटेड टर्की, टर्की की हार हुई। ब्रिटेन डिफिएटेड टर्की, तुर्की जो है सो टर्की इसमें हार गया, इसकी हार हुई। तो टर्की का जो सुल्तान होता था, ठीक है, टर्की का जो सुल्तान होता था, तो इंडियन मुस्लिम्स उसे अपना खलीफा मानते थे। इंडियन मुस्लिम्स उसे अपना खलीफा मानते थे, टर्की के सुल्तान को। तो खलीफा पद का क्या मतलब है, एक तरह से गुरु कह लो इनका। ठीक है, कि ये इनको अपना टर्की के सुल्तान को ये खलीफा मानते थे। तो ब्रिटेन ने इस वॉर के बाद जब टर्की हारा तो ब्रिटेन के द्वारा टर्की के टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, टर्की के टुकड़े कर दिए गए और खलीफा के पद का इंसल्ट किया। ठीक है, पोस्ट ऑफ खलीफा वॉज इंसल्टेड एंड टर्की वॉज फ्रेगमेंटेटेड। तो फ्रेगमेंट में बांट दिया गया टर्की को। तो इससे जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो नाराज हो गए। ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स नाराज हो गए और भारतीय मुस्लिमों के द्वारा अली ब्रदर्स लीडर थे, अली ब्रदर्स के लीडरशिप में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी है कि खिलाफत आंदोलन किसके लीडरशिप में शुरू हुआ था, तो अली ब्रदर्स के लीडरशिप में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये आपके खिलाफत मूवमेंट के बारे में हमने चर्चा की है थोड़ा सा। अब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलते हैं अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो भाई असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, 1920 में शुरू हुआ। इस आंदोलन की खास बात ये थी कि भारत के अंदर में गांधी जी के अंतर्गत ये पहला आंदोलन था जो बड़े स्तर पर शुरू किया गया था, जो बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया गया था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेज़ की बात करें कि इसको शुरू करने के कारण क्या थे, ठीक है, क्यों इसे शुरू किया गया था, तो अभी जो आप पीछे पढ़ के आए हो 3 पॉइंट्स, वही इसके कारण थे। एक तो खिलाफत इसकी वजह थी ही। ठीक है, देखो ऐसा था कि खिलाफत की वजह से मुस्लिम नाराज थे और नॉन कोऑपरेशन जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से हिंदू नाराज थे।
तो यहाँ पे गांधी जी ने पाया कि इस टाइम हिंदू और मुस्लिमों को एकत्रित करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही बढ़िया टाइम है कि हिंदू और मुस्लिमों को एक करके एक आंदोलन शुरू किया जाए, और इसी आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो इसके कॉजेज़ में खिलाफत आता है, रॉलट एक्ट आता है, रॉलट एक्ट को भी टारगेट किया गया, और जलियांवाला बाग तो है ही, ठीक है। जलियांवाला इंसिडेंट जो हुआ, घटना जो हुई, तो ये इसके मेजर कॉजेज़ हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करने के, ठीक है। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट के दौरान एक चीज़ का ध्यान रखा, और वो था अहिंसा, क्योंकि वो अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे कि नॉन वायलेंस ना हो, है ना, सॉरी वायलेंस ना हो, कि वायलेंस ना हो कहीं से। लेकिन इसी समय 1922 की घटना है, 1922 में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक एक जगह है, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा, ये गोरखपुर के निकट एक जगह पड़ता है। तो गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक जगह पर कुछ आंदोलनकारियों ने, कुछ रिवॉल्यूशनरी लीडर्स ने एक पुलिस थाने को आग लगा दिया, आग में फूंक दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ पुलिस अधिकारियों ने उन पर लाठी चार्ज किया था, तो वो नाराज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी, और टोटल 22 पुलिसमैन वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट, ठीक है। तो कुल 22 लोग इस चौरी चौरा घटना में मारे गए। 1922 के चौरी चौरा घटना में 22 पुलिस वाले मारे गए आग में जलकर, जिससे गांधी जी नाराज़ हो गए, ठीक है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने नाराज़ होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस अहिंसा की वजह से, इस वायलेंस की वजह से वो नाराज़ हो गए। इसी के बाद कुछ लीडर्स, कांग्रेसी लीडर्स चाहते थे कि यह आंदोलन वापस ना लिया जाए, क्योंकि यह आंदोलन बहुत अच्छे से इंडिया में चल रहा था, और इस टाइम हो सकता है कि अंग्रेज़ों की कमर भी तोड़ देता ये आंदोलन, ठीक है। तो उसी के बाद कुछ थे लीडर्स, जैसे कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, तो ये उनमें से थे जो नाराज़ थे असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से, और इन्होंने इसके बाद एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्वराज पार्टी। कई बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी इससे। और तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हम जो कुछ भी इंफॉर्मेटिव या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे डालते रहें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी और देनी थी आप सभी लोगों को कि अब कुछ ही दिन में मैं अपना एक पेड कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी सस्ते दाम पर है, बिल्कुल किफ़ायती है। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा इंतज़ार और है, बस अब उसे भी शुरू करने वाले हैं। और GS का पूरा पैकेज जो है वो आपको दिया जाएगा उस कोर्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।